मैं पिछले कुछ महीनों से एक पुराने से जर्जर मोटेल में नाइट शिफ्ट कर रहा हूं। यह मोटेल ऐसी जगह है जो किसी घोस्ट हंटिंग टीवी शो में दिखाई जाती है। धुंधली रोशनी वाले गलियारे, पुराना सा डेकोरेशन और एक अजीब सी खामोशी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसी जगह पर नौकरी करूंगा, लेकिन मेरी पिछली नौकरी मेरे हाथ से निकल गई थी और मैं काफी मजबूर था। वो मोटेल एक छोटे, लगभग भुला दिए गए शहर के बाहर है, सभ्यता से इतना दूर कि यहां नेटवर्क मिलना भी किसी चमत्कार जैसा है। और सबसे डरावनी बात यह थी कि उस रात पूरे मोटेल में ड्यूटी पर सिर्फ मैं ही था। मेरी शिफ्ट हमेशा की तरह रात 10 बजे शुरू हुई। मैनेजर ने दोपहर में ही बता दिया था कि 10:30 बजे एक बड़ा ग्रुप चेक इन करने वाला है। यह थोड़ा अजीब था क्योंकि उस मोटेल के शायद ही कभी सारे कमरे बुक होते थे। वो मोटेल छोटा है और ज्यादातर शांत रहता है। सारे कमरे अंदर वाले हॉलवे से ही खुलते हैं। तो जब मुझे पता चला कि पूरे के पूरे कमरे एक ही ग्रुप ने बुक किए हैं, मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मैंने उस बात को झटक कर अपने काम पर ध्यान दिया। फ्रंट डेस्क साफ किया, रजिस्टर चेक किया और की कार्ड तैयार रखे। लेकिन अंदर ही अंदर एक बेचैनी सी बढ़ने लगी कि आज की रात कुछ ठीक नहीं लग रही थी। 10:30 बजते बजते मैं बेचैन होकर उनके आने का इंतजार कर रहा था। मैं बार बार एंट्रेंस की तरफ देख रहा था कि शायद एक भीड़ अंदर आएगी, लेकिन आया सिर्फ एक आदमी। वो आदमी धीरे धीरे फ्रंट डेस्क की तरफ आया। उसके कदम पुराने फीके पड़े कारपेट पर लगभग बिना आवाज के पड़ रहे थे। वो आदमी थोड़ा अजीब लग रहा था। एक पुराना सा सूट पहना हुआ था और एक बड़ी सी टोपी उसके चेहरे को आधा छुपा रही थी। उसकी आंखें, जो मुश्किल से रोशनी में दिख रही थी, किसी अजीब सी चमक से भरी थी। वो काउंटर तक आया और नोटों का एक बंडल टेबल पर रख दिया। मैं चेक इन के लिए आया हूं। मैंने नोटों के बंडल को देखते हुए कहा, ठीक है, आप उसी ग्रुप के साथ हैं, करेक्ट? फिर मैंने इधर उधर देखा। मुझे उम्मीद थी कि बाकी लोग उसके पीछे आएंगे, लेकिन एंट्रेंस खाली पड़ा था। वो लोग बाद में आएंगे, उसने कहा, और ये कहते हुए उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान फैल गई। आमतौर पर हम आईडी मांगते हैं, लेकिन कोई पहले से ही कैश में पे कर दे और बिजनेस इतना स्लो हो तो हम भी ज्यादा सवाल नहीं करते। ठीक है सर, मैं आपका चेक इन कर देता हूं। ये रही रूम 105 की चाबी। मैंने की कार्ड उसकी तरफ सरकाया, लेकिन मन की बेचैनी अभी भी बाकी थी। सर, बाकी लोग कब आएंगे? वक्त आने पर आ जाएंगे, उसने कहा, और वो कमरे की तरफ मुड़ गया। लेकिन फिर वो चलते चलते रुक गया और पीछे मुड़कर मेरी तरफ देखा। उसके चेहरे की मुस्कान और ज्यादा फैल गई। एक बात और, मुझे तुम्हें कुछ निर्देश देने हैं। मैं 10 मिनट में वापस आता हूं। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, वो हॉलवे में गायब हो गया। मैंने उसे जाते हुए देखा था, लेकिन फिर उसका शरीर धीरे धीरे धुंधली रोशनी में बनी परछाइयों में खो गया। लॉबी में एक अजीब भारी सी खामोशी फैल गई। 10 मिनट बीते और फिर 15। मैंने दीवार की घड़ी देखी। उसकी टिक टिक आज ज्यादा तेज लग रही थी। लॉबी पूरी तरह शांत थी। सिर्फ कभी कभार पुरानी बिल्डिंग के चरमराने की आवाज आ रही थी। और तभी मैंने बच्चों के हंसने जैसी बहुत हल्की आवाज सुनी। मैं झट से सीधा हुआ और मेरी नजर सीधी एंट्रेंस पर गई। मैं कुर्सी से उठकर कांच वाले दरवाजे से झांकने लगा, लेकिन बाहर की धुंधली पार्किंग लाइट्स में मुझे कुछ भी नहीं दिखा। मेरे शरीर में डर की सिरहन दौड़ गई। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की, शायद गेस्ट के साथ बच्चे होंगे, लेकिन अंदर ही अंदर मैं जानता था कुछ तो गड़बड़ थी। तभी अचानक वो आदमी काउंटर के सामने आ गया, जैसे हवा में अपने आप पैदा हो गया हो। उसे देखते ही मैं उछल पड़ा। डरा दिया क्या? उसने पूछा, और उसके होठों पर वही टेढ़ी मुस्कान थी। उसकी आंखें टोपी की छाया में बहुत डरावनी लग रही थी। मैंने जबरदस्ती हंसी निकाली, सहज दिखने की कोशिश की,
वो थोड़ा झुककर आगे आया। उसकी नजर धुंधली रोशनी को चीरती हुई मुझ पर पड़ी। फिर वो बोला, ध्यान से सुनो, जिस ग्रुप के साथ मैं हूं वो थोड़ा अलग है। आज रात तुम्हें कुछ नियमों का पालन करना होगा। इतना कहकर उसने अपनी जेब से एक मुड़ा हुआ कागज निकाला और मुझे पकड़ा दिया। फिर उसने कहा, इसे पढ़ो। मेरे कागज लेने पर उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। उसके चेहरे का भाव मेरी रीढ़ तक ठंडा कर गया। मैंने हिचकते हुए कहा, ठीक है सर, मैं पढ़ लूंगा। ध्यान से पढ़ना, उसने कहा और फिर मुड़कर चल दिया। चलते चलते भी उसका सर मेरी तरफ ही था और फिर वो हॉलवे के अंधेरे में खो गया। मैं उसे जाते हुए देखता रहा। मेरे अंदर अजीब सी घबराहट होने लगी थी, लेकिन उस एहसास को झटकते हुए मैंने उस कागज को काउंटर पर रखा और बाकी कागजों के ढेर में डाल दिया। मुझे चेक इन का काम पूरा करना था, तो मैंने फिर से पेपर वर्क पर ध्यान दिया। उम्मीद थी कि वही काम मुझे शांत कर देगा। कुछ मिनट बीते और वही अजीब खामोशी वापस आ गई। फिर मुझे हॉलवे में कुछ कदमों की आवाज आई। मैंने मन में सोचा कि अभी तो गया था, फिर से वापस आ गया, क्योंकि मुझे उससे बात करने का बिल्कुल भी मन नहीं था। कदमों की आवाज पास आती गई और फिर अचानक रुक गई, ठीक मेरी नजर की सीमा पर। मैं रुका रहा, सोचा कि वो कोने से निकलकर आएगा, लेकिन कोई नहीं आया। कुछ सेकंड और बीते, लेकिन कोई नहीं आया। बस वही खामोशी छाई रही। मेरी गर्दन के पीछे वाले बाल खड़े हो गए। एक बेचैनी की लहर दौड़ गई। शायद मैं जरूर से ज्यादा सोच रहा था। मुझे बस चेक करना था कि सब कुछ ठीक है या नहीं। तो धीरे धीरे मैं डेस्क से उठा और हॉलवे की तरफ बढ़ा। कोने के पास पहुंचते पहुंचते मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने सांस रोककर झांका। मुझे आधा यकीन था कि वो आदमी वहीं खड़ा होगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। बस खाली हॉलवे शांत और धुंधली रोशनी में डूबा हुआ था। मेरे पेट में डर की एक गांठ सी कस गई। मैंने कदमों की आवाज सुनी थी। सर हिलाते हुए मैं वापस रिसेप्शन की तरफ मुड़ा। खुद को समझाया कि शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूं, लेकिन वापस आते ही मेरी नजर डेस्क पर पड़ी और मेरा दिल एक पल को रुक गया। वो कागज जो उस आदमी ने मुझे दिया था, अब कागजों के ढेर के सबसे ऊपर खुला पड़ा था। मैं ठिठक गया, बस उसे घूरता रह गया। मुझे याद था कि मैंने उसे बाकी कागजों के नीचे रखा था, फिर भी वो वहां ऊपर था, जैसे खुद चाहता हो कि मैं उसे देखूं। गहरी सांस लेते हुए मैं डेस्क के पास पहुंचा। कागज उठाते समय मेरी उंगलियां कांप रही थी। कांपते हाथों से मैंने कागज खोला। हर सेकंड मेरी धड़कन तेज होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कागज खुद हल्की ठंड छोड़ रहा हो, मानो उस आदमी की मौजूदगी का एक छिपा हुआ इशारा दे रहा हो। मैंने गले में अटका हुआ थूक निकला और उस साफ सुथरी टाइप की हुई लिस्ट को पढ़ना शुरू किया। आज रात के लिए गेस्ट के नियम। नियम नंबर 1, अगर रात में हॉलवे में हम में से कोई खड़ा दिखे तो ध्यान मत देना। वहां होने का हमारा कोई कारण होगा और उसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। नियम नंबर 2, अगर लॉबी या हॉलवे में रोता हुआ बच्चा मिले तो उसके पास मत जाना, वहां से मुड़ जाना और धीमे धीमे कोई धुन गुनगुनाते हुए दूर चले जाना। ये नियम पढ़ते ही मेरी आंखें फैल गई। मुझे वो हल्की हंसी याद आ गई जो मैंने पहले सुनी थी। मैंने घबराहट में लॉबी की तरफ देखा। मुझे उम्मीद थी कि कोई बच्चा खड़ा होगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने कागज को कसकर पकड़ लिया और आगे पढ़ने लगा। नियम नंबर 3, अगर किसी कमरे से कई आवाजें आती सुनाई दें तो परेशान मत होना। सिर्फ तभी जवाब देना जब कोई पहचान वाली आवाज तुमसे सीधा सवाल करे। नियम नंबर 4, रात 1:30 बजे से 2 बजे तक फ्रंट डेस्क से बिल्कुल मत हटना। चाहे चीखें सुनाई दे, चाहे कोई मदद की पुकार सुनाई दे, किसी भी हालत में
वहां से मत हिलना। मेरे माथे पर ठंडी पसीने की बूंदें उभर आईं। मैंने घड़ी देखी, अभी आधी रात हुई थी। मैं थोड़ी देर रुका और नीचे बचे नियमों को देखा। वहां और भी नियम थे, लेकिन मुझसे आगे पढ़ा नहीं जा रहा था। यह पूरी सिचुएशन किसी पागलपन में बदल रही थी और मैं इसमें शामिल नहीं होना चाहता था। मैंने सर हिलाते हुए कागज एक तरफ रख दिया। मैं इस अजीब से खेल का हिस्सा नहीं बनने वाला था। मुझे बस किसी तरह वो रात काटनी थी। मैं कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गया और खुद को शांत करने की कोशिश करने लगा। मैंने आंखें बंद की, कुछ लंबी गहरी सांसें ली। आधी रात होने वाली थी। जिस ग्रुप का उसने जिक्र किया था, उसका कोई भी मेंबर अभी तक नहीं आया था। शायद वो मेरे साथ कोई अजीब मजाक कर रहा था, लेकिन अब मुझे उसकी कोई परवाह नहीं थी। बस कैसे भी ये रात कट जाए, मुझे यही चाहिए था। जैसे जैसे मिनट गुजरते गए, लॉबी की खामोशी और भारी होती गई। वो खामोशी इतनी घनी हो गई थी जैसे मोटेल खुद सांस रोके मुझे देख रहा हो। मैं घड़ी की ओर देख रहा था और तभी फिर से हॉलवे में कदमों की आवाज गूंजी। धीमे, सोचकर रखे हुए कदम जो तेज होते गए और फिर मेरी नजर पहुंचने की सीमा पर आकर रुक गए। मैंने धीरे से बुदबुदाया, ओ नहीं, फिर से आ गया। मेरा दिल धड़कने लगा और रीढ़ में ठंडक उतर गई। मैंने खुद को संभाला और जो भी आगे आने वाला था उसका इंतजार करने लगा। और फिर हॉलवे से एक लंबा, दुबला आदमी बाहर निकला। उसका चेहरा किसी कपड़े या मास्क जैसी चीज से आधा ढका हुआ था। उसके हाथ पैर असामान्य रूप से लंबे थे और उसकी चाल बहुत झटकेदार थी, जैसे धागों से बंधी कोई कठपुतली हो। उसे देखकर मैं जम गया। मेरा दिमाग दौड़ने लगा। उसी पल वो लंबा साया धीरे धीरे संभल कर मेरी तरफ आने लगा। उसका सर थोड़ा टेढ़ा था, मानो मुझे परख रहा हो। मेरे शरीर की हर मांसपेशी तन गई। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? मैंने हकलाते हुए कहा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुझे घूरता रहा। उसकी मौजूदगी इतनी भारी थी जैसे कमरे की हवा खींच रहा हो। फिर उस आदमी से एक हल्की भिनभिनाहट जैसी आवाज आने लगी। वो भिनभिनाहट की आवाज तेज होती गई, कानों के अंदर घुसती हुई मेरे पूरे शरीर में कंपन भरने लगी। मैंने नजर झटके से नीचे डेस्क पर डाली, उससे आंख मिलाने से बचने लगा और तभी मेरी नजर पड़ी उस नियमों की लिस्ट पर। मेरी नजरें पन्ने पर दौड़ने लगी और फिर मुझे वो 5वां नियम दिखा। नियम नंबर 5, अगर कोई गैस तुम्हें 5 सेकंड से ज्यादा घूरे तो अपनी आंखें बंद कर लो और 5 तक गिनो। आंखें खोलने पर वो वहां से चला जाना चाहिए। वो भिनभिनाहट इतनी बढ़ गई थी कि सहना मुश्किल हो गया था। मैंने आंखें कसकर बंद कर ली। मेरा दिमाग दौड़ रहा था। मैंने गिनना शुरू किया, 1, 2, 3। दिल छाती में जोर जोर से धड़क रहा था और हर धड़कन पिछली धड़कन से तेज थी। वो भिनभिनाहट मेरे चारों ओर गूंज रही थी, मेरी त्वचा पर रेंगने लगी थी। 4, 5 और तभी वो भिनभिनाहट रुक गई। मैंने आंखें खोली, लॉबी खाली थी। मेरे शरीर का तनाव एकदम से उतर गया। मैं हल्का और कांपता हुआ महसूस कर रहा था। मैं हांफते हुए डेस्क पर टिक गया क्योंकि मेरी सांसें लड़खड़ा रही थी। मैंने घड़ी की तरफ देखा, रात के 1 बज रहे थे। नियम नंबर 4 शुरू होने से पहले मेरे पास 30 मिनट थे। वही नियम जिसमें फ्रंट डेस्क को छोड़कर नहीं जाना था। मैंने फिर से लिस्ट उठाई और आगे बढ़ने लगा। नियम नंबर 6, अगर हमारे किसी भी दरवाजे के नीचे से खरोंचने या घिसटने की आवाज आए तो उसे अनसुना कर देना। नियम नंबर 7, अगर कोई बच्चा तुम्हें कोई ड्राइंग दे तो मुस्कुराते हुए ले लेना और उस ड्राइंग को देखना। नियम नंबर 8, अगर डेस्क पर खड़े रहते हुए पीछे से कोई फुसफुसाहट सुनाई दे तो
तो पीछे मत मुड़ना। नियम नंबर 9, अगर किसी गेस्ट का प्रतिबिंब लॉबी के आईने में अलग एक्सप्रेशन के साथ तुम्हें देखे तो आईने से तुरंत नजर हटा लेना। मेरे हाथ अब बेकाबू होकर कांप रहे थे। यह कोई मजाक नहीं था, कोई प्रैंक नहीं था। यहां कुछ बहुत बहुत गलत था और मैं उसके बीच में फंसा हुआ था। तभी मेरी बाईं तरफ से हल्की सी सरसराहट की आवाज आई। मैं धीरे धीरे मुड़ा और मेरा दिल उछलकर मेरे गले में आ गया। मेरी नजर की सीमा पर एक छोटा बच्चा खड़ा था। उसका चेहरा एक काले हुडी के नीचे पूरी तरह छिपा हुआ था। उसके चेहरे की एक भी विशेषता नहीं दिख रही थी, बस एक धुंधली परछाई दिखाई दे रही थी। बच्चा एक कदम आगे बढ़ा और अपना सफेद हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। उस हाथ में एक कागज था। मेरे खून में ठंड दौड़ गई क्योंकि मुझे नियम नंबर 7 याद आ गया। इतना डरे हुए होने के बाद भी मैंने खुद को मुस्कुराने पर मजबूर किया। मैंने उसे थैंक यू कहा और उसके हाथ से ड्राइंग ले ली। फिर मैंने कागज को देखा। उस पर एक आदमी की बहुत साधारण सी ड्राइंग थी, लेकिन बिना चेहरे के। उसके चेहरे पर ना तो आंखें थीं, ना मुंह और ना ही नाक। वो ड्राइंग देखकर मेरी रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई। अचानक बच्चे ने झटके से सर ऊपर उठाया और उसकी हुडी पीछे गिर गई और उसे देखते ही मेरी सांस मेरे गले में ही अटक गई। उस बच्चे का चेहरा बिल्कुल ड्राइंग जैसा था, एकदम चिकना। जहां आंखें, मुंह, नाक होनी चाहिए थी, वहां कुछ भी नहीं था। मैं पीछे हटते हुए लड़खड़ा गया, कुर्सी से टकराया और जमीन पर गिर पड़ा। मेरी धड़कन कानों में इतनी जोर से गूंज रही थी कि सोचने की क्षमता ही खत्म हो गई थी। जब हिम्मत करके मैंने फिर से ऊपर देखा तो वो बच्चा गायब था। मैं कुछ पल वहीं बैठा रहा, जमा रहा। मेरा दिमाग सुन्न हो गया था। अब बस बहुत हो गया था। मुझे वहां से निकलना ही था। अब मुझे ना नौकरी की फिक्र थी, ना नियमों की। मुझे अब बस निकलना था। मैं फटाफट उठा और बाहर निकलने के लिए दौड़ने ही वाला था कि अचानक वहीं जम गया। वही आदमी जो पहले चेक इन करने आया था, लॉबी के बीचों बीच खड़ा था। उसकी मुस्कान पहले से भी ज्यादा चौड़ी थी। उसने पूछा, कहीं जा रहे हो क्या? उसकी आवाज में मजाक और खुशी दोनों टपक रही थी। मैंने बोलने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज ही नहीं निकली। मैं बस खड़ा रहा, मेरा पूरा शरीर कांपता रहा। फिर उस आदमी ने सर टेढ़ा किया, मुझे ऐसे देखा जैसे उसे यही उम्मीद थी। देखो, मैं तुम्हें सबसे जरूरी नियम बताना ही भूल गया। किसी भी हालत में सूरज उगने से पहले इस मोटेल से बाहर मत निकलना। अगर तुम बाहर गए तो हो सकता है तुम वहां से वापस ना लौट पाओ। उसकी वो बात सुनकर मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। मैंने बहुत धीमी आवाज में पूछा, कहां से वापस नहीं लौट पाऊंगा? उसकी मुस्कान और फैल गई, आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसने रहस्यमय अंदाज में कहा, यह तुम्हें खुद पता चलेगा। और इतना कहकर वो मुड़ गया। वो धीरे धीरे हॉलवे की तरफ चला। उसकी आंखें आखिरी पल तक मुझ पर टिकी रहीं, जब तक वो कोने में गायब नहीं हो गया। मैं लॉबी में अकेला खड़ा, डर और उलझन से भरा हुआ था। मैंने घड़ी देखी, 1:25 हो रहे थे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि रुकूं या निकल जाऊं और बाहर जो भी है उसका खतरा मोल लूं। दिल भागने को कह रहा था, लेकिन अंदर की आवाज नियम मानने को चीख रही थी। मैं वहीं खड़ा था, उलझन में जकड़ा हुआ था, और तभी वो शुरू हुआ। हॉलवे से चीखें आ रही थी, गहरी गले से निकली हुई चीखें जो पूरे मोटेल में गूंज रही थी, दीवारों से टकराकर मेरे सर के अंदर तक घुस रही थी। मैंने घड़ी देखी, 1:32 हो रहे थे। मुझे नियम नंबर 4 याद आया, 1:30 बजे से 2 बजे के बीच फ्रंट डेस्क मत छोड़ना।
चाहे चीखें सुनाई दे, किसी भी हालत में वहां से मत हिलना। मैंने काउंटर को पकड़ लिया। शरीर की हर मांसपेशी तन गई थी। चीखें और तेज हो रही थी, और ज्यादा बेताब हो रही थी। मैंने फिर से घड़ी देखी। 1:37 हो रहे थे। मेरी धड़कन तेज होती गई। हर सेकंड किसी सदी जैसा लग रहा था। वो चीखें रुक नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हर दिशा से आ रही हूं। हर पल के साथ वो और तेज और बेताब हो रही थी। मैंने डेस्क के किनारे को पकड़े हुए खुद से कहा, यहीं रुके रहो। मुझे खुद को याद दिलाना पड़ रहा था कि ये जगह नॉर्मल नहीं है, ये नियम मजाक नहीं है। अब चीखें चरम पर पहुंच गई थी। अब वो मानवीय नहीं थी, अब वो दैत्य जैसी लग रही थी। मैंने आंखें कसकर बंद कर ली। ऐसा लग रहा था जैसे हजारों कीलें मेरी मानसिकता पर एक साथ घिसट रही हों। एक शोर जो मेरे दिमाग की सीमाओं को नोच रहा था। हर चीख के बीच घड़ी की टिक टिक और तेज लग रही थी। मैंने फिर से देखा। 1:45 हो रहे थे। 15 मिनट बचे थे, बस 15। मेरा पेट मरोड़ खाने लगा। क्या मैं ये सब झेल पाऊंगा? लेकिन फिर वो चीखें बदल गईं। अब वो सिसकियों और कराहों में बदलकर खाली हॉलवे में गूंज रही थी। मेरे नाखून मेरी हथेलियों में धंस गए। मैं खुद को स्थिर करने की कोशिश कर रहा था। उन मदद की पुकारों को अनसुना कर रहा था। फ्रंट डेस्क मत छोड़ना, ये शब्द मेरे दिमाग में गूंज रहे थे। घड़ी की टिक टिक आगे बढ़ी। 1:50 हो गए थे। हॉलवे की कराहें और करीब लगने लगी, जैसे दीवारें फोड़कर लॉबी में घुस जाएंगी। मैंने अपना होठ इतना जोर से दबाया कि खून का स्वाद आ गया। दर्द पर ध्यान देकर खुद को संभालने की कोशिश की। चीखें फिर से बदल गईं और अब वो दर्द की एक पागल कर देने वाली सिम्फनी बन चुकी थी। मैंने दांत भींच लिए। पसीना कनपटियों से बहने लगा। 1:58। बस 2 मिनट और। चीखें जारी थी, लेकिन धीरे धीरे कम होने लगी। एक भूतिया बैकग्राउंड शोर में बदलने लगी, जैसे इमारत खुद आवाजों को सोख रही हो, उन्हें दीवारों में कैद कर रही हो। घड़ी की सेकंड वाली सुई रेंग रही थी। हर टिक मेरे सर में ठोकी जा रही कील जैसी लग रही थी। मैं उसे घूर रहा था, चाहता था कि वो तेज चले। आखिरकार घड़ी में 2 बज गए और वो सारी चीखें अचानक से बंद हो गईं। एक ठंडी घुटन भरी खामोशी लॉबी में फैल गई, इतनी गहरी कि कानों में बजने लगी। मैं कुर्सी पर पीछे लुढ़क गया, हवा के लिए हाँफने लगा। मेरा दिल ढोल की तरह धड़क रहा था। धड़कन धीरे धीरे कम हुई, लेकिन डर वहीं चिपका रहा। मैंने घड़ी देखी। 2:02 हो रहे थे। नियम अब भी मेरे दिमाग में मंडरा रहे थे। मैंने गहरी सांस ली ताकि खुद को थोड़ा शांत कर सकूं। मेरे हाथ पसीने से तर थे। मेरा मन बस यही चाहता था कि यहां से भाग जाऊं, इस मोटेल से जितना हो सके उतना दूर चला जाऊं। लेकिन उस आदमी के शब्द मुझे रोक रहे थे। सूरज उगने से पहले मोटेल मत छोड़ना, हो सकता है तुम वापस लौट ना पाओ। कहां से लौट ना पाऊं, ये जानने की हिम्मत मुझ में नहीं थी, तो मैं वहीं रुका रहा। हर हल्की आवाज को सुनने की कोशिश करता रहा। मैंने गेस्ट रूम्स की तरफ जाने वाले धुंधले हॉलवे को देखा। आधी उम्मीद थी कि कोई साया निकलकर सामने आ जाएगा। सेकंड्स मिनट जैसे लगने लगे। वो खामोशी चीखों से भी ज्यादा भयानक थी। कम से कम शोर होता तो कुछ प्रतिक्रिया करनी होती, लेकिन ये खालीपन मुझे भीतर से कुतर रहा था, मेरे डर को और बढ़ा रहा था। अचानक मेरी नजर के कोने में कोई हरकत दिखी। मैंने हल्का सा सर बाईं ओर घुमाया और मेरी सांस गले में अटक गई। मेरी नजर की सीमा पर हॉलवे के एंट्रेंस के पास एक छोटा सा साया खड़ा था। वो एक बच्चा था। मैंने खुद को शांत रहने पर मजबूर किया।
दिमाग तुरंत नियमों की तरफ दौड़ा। नियम नंबर 2, अगर लॉबी या हॉलवे में रोता हुआ बच्चा मिले तो उसके पास मत जाना, वहां से मुड़ जाना और हल्की सी धुन गुनगुनाते हुए दूर चले जाना। लेकिन वो बच्चा रो नहीं रहा था, कम से कम अभी तक तो नहीं। उसका छोटा सा शरीर अजीब तरीके से बिल्कुल स्थिर था। एक पल को लगा शायद किसी गेस्ट का बच्चा है, कोई घटिया मजाक कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर मैं जानता था ये कुछ और है, ये इंसानी नहीं है। तभी बच्चे का सर धीरे से टेढ़ा हुआ, जैसे मुझे और साफ देखने की कोशिश कर रहा हो, मेरी प्रतिक्रिया समझने की कोशिश कर रहा हो। मेरी रीढ़ में सिरहन दौड़ गई। मुझे नियम फॉलो करना था और अभी के अभी करना था। मैं धीरे धीरे मुड़ा और नजरें सामने की फ्रंट डेस्क पर टिकाए रखी। मेरा दिल छाती में जोर जोर से धड़क रहा था, हर धड़कन मेरे कानों में गूंज रही थी। और तभी खामोशी टूट गई और एक नरम दयनीय सी सिसकारी निकली। बच्चे ने रोना शुरू कर दिया था। मैंने खुद को गुनगुनाने पर मजबूर किया, धीमी स्थिर गुनगुनाहट, जैसे कोई लोरी हो। वो आवाज मेरे मुंह से अजीब तरह से निकल रही थी, लेकिन मैं रुका नहीं। मैंने वही पुरानी धुन गुनगुनाई जो मॉम मेरे बुरे सपनों पर सुनाती थी। मेरी आंखें आगे थी डेस्क पर, लेकिन रोने की आवाज तेज हो गई। मैंने और जोर जोर से गुनगुनाना शुरू किया, लेकिन मेरी आवाज कांप रही थी। मेरे शरीर का हर हिस्सा चाहता था कि मैं पीछे मुड़कर देखूं कि मुझसे बस कुछ फीट दूर क्या खड़ा है, लेकिन मैंने नहीं देखा। मैंने खुद से कहा, पीछे देखने के बारे में सोचना भी मत। धीरे धीरे बच्चे का रोना कम हुआ, हल्की सिसकी में बदला और फिर खामोशी छा गई। मैंने एक धीमी कांपती सांस बाहर छोड़ी। मैं गुनगुनाते हुए धीरे धीरे डेस्क के दूसरी तरफ गया। फिर मैंने हिम्मत करके साइड में देखा। हॉलवे खाली था। मैं कुर्सी पर बैठ गया क्योंकि मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। मैंने आंखें बंद की और खुद को थोड़ा संभालने की कोशिश की। वो खत्म हो गया था। मैंने नियम मान लिया था, लेकिन वो राहत बस एक पल की थी। ये तो एक कभी ना खत्म होने वाले डरावने सपने में बस एक छोटी सी जीत थी। 2:17 हो रहे थे। सेकंड्स धीरे धीरे गुजर रहे थे, याद दिला रहे थे कि समय चल रहा है। लेकिन तभी मेरे दाहिने तरफ से एक चरमराहट हुई। मैंने झटके से अपना सर लॉबी के आईने की तरफ घुमाया। वहां एक लकड़ी के फ्रेम वाला पुराना नक्काशीदार आईना था। मैंने उसमें अपना प्रतिबिंब देखा। मेरा पीला थका हुआ चेहरा और डर से फैली आंखें मुझे ही देख रही थी। मैं खुद किसी भूत जैसा लग रहा था। लेकिन फिर मेरी नजर पीछे गई, हॉलवे के एंट्रेंस के पास। वहां एक साया खड़ा था और वो भी एक बच्चा था, लेकिन इस बार उसका चेहरा आईने में साफ दिख रहा था। उसकी आंखें खोखले अनंत गहरे गड्ढों जैसी थी। उसका मुंह एक असामान्य चौड़ी डरावनी मुस्कान में फैला हुआ था। नियम नंबर 9, अगर किसी गेस्ट का प्रतिबिंब अलग एक्सप्रेशंस के साथ तुम्हें देख रहा हो तो तुरंत नजर हटा लेना। मैंने फौरन नजर हटा ली। मेरा दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि लगा छाती फाड़ कर बाहर निकल आएगा। मैंने आंखें कसकर बंद कर ली। उस छवि को दिमाग से मिटाने की कोशिश करने लगा। वो विकृत खोखली आंखें और वो भयानक मुस्कान। ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरे विचारों में रिस रही हों, दिमाग के हर कोने को दूषित कर रही हों। मैं कुछ देर वहीं रहा, आंखें बंद रखी और गहरी सांस लेते हुए डर को कम करने की कोशिश करता रहा। कमरा ठंडा महसूस होने लगा, जैसे पीछे जो भी था उसने सारी गर्माहट सोख ली थी। दिमाग में एक दबाव भिनभिनाने लगा, एक असहनीय खुजली सी जो पीछे देखने पर मजबूर कर रही थी, ये देखने के लिए कि क्या वो अब भी वहीं है। लेकिन दिमाग ने कहा, मत देख,
बस सांस ले और उसे जाने दे। धीरे धीरे मैंने आंखें खोली, नजरें डेस्क पर टिकाए रखी। आईने की तरफ देखने की हिम्मत नहीं हुई। मैं सुनता रहा, किसी भी आवाज की तलाश में जो उसकी मौजूदगी बता दे, लेकिन कुछ नहीं सुनाई दिया। बस लाइट्स की हल्की भिनभिनाहट और मेरी टूटी फूटी सांसें सुनाई दे रही थी। धीरे धीरे मैंने हॉलवे की तरफ देखा, वो खाली था। फिर मैं आईने से आंखें बचाते हुए लॉबी की तरफ मुड़ा। फिलहाल मैं सुरक्षित था। दिल की धड़कन धीरे धीरे कम हुई, थोड़ी नॉर्मल हुई। मैं वहीं बैठा रहा, खाली नजर से डेस्क को देखता रहा, ये समझने की कोशिश करता रहा कि अभी अभी क्या हुआ था। ये कोई आम रात नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं एक ऐसी दुनिया में फेंक दिया गया हूं जहां हकीकत के नियम काम ही नहीं करते। एक पल को मुझे सिर्फ सांस लेने की साधारण क्रिया में भी सुकून मिला, लेकिन डर का एहसास बना रहा। धीरे धीरे मेरे विचार थोड़े नियंत्रण में आए। मैंने आंखें बंद की और गहरी सांस ली, अपने आप को उस पल में स्थिर करने की कोशिश की। मेरे दिमाग ने फुसफुसाया, मैं यहां कर क्या रहा हूं? मुझे तो यहां से निकल जाना चाहिए। लेकिन फिर उस आदमी के शब्द दिमाग में गूंज उठे, शायद तुम वापस ना लौट पाओ। क्या वो एक धमकी थी या मुझे रोकने का कोई तरीका था? मैंने कांच वाले दरवाजों की तरफ देखा जो पार्किंग लॉट की ओर जाते थे। बाहर निकलने का बस यही एक रास्ता था। मेरी कार सिर्फ कुछ कदम दूर खड़ी थी। मैं चाबी उठाऊं, बाहर भागूं और 1 मिनट के अंदर यहां से दूर हो जाऊं, लेकिन फिर वापस न लौट पाओ। इससे उसका क्या मतलब था? मेरी उंगलियां डेस्क के किनारे पर घबराहट में थाप देने लगी। मैं जा सकता था, लेकिन अगर मैं गलत हुआ तो? मैंने फिर से घड़ी देखी, रात के 3 बज रहे थे। मैंने तय किया थोड़ा और इंतजार करूंगा। आखिर मैंने अभी तक कितना कुछ सह लिया था। अगर सुबह तक रुकना ही सबसे अच्छा ऑप्शन था तो कुछ घंटों के खातिर इसे दांव पर नहीं लगा सकता था। मैं घड़ी की तरफ बार बार देख रहा था, चाहता था कि समय तेज चले। सेकंड की सुई धीरे धीरे रेंग रही थी। हर टिक मेरे दिमाग में गूंजकर मेरी बेचैनी का मजाक उड़ा रही थी। 3:30 तक मेरा शरीर और मेरा दिमाग जवाब दे चुके थे, लेकिन मैं अपने आप को समझा रहा था कि मैं ये सब झेल सकता हूं। शायद सबसे बुरा हिस्सा निकल चुका है। सुबह के 4 बज चुके थे। लाइट्स की भनभनाहट, डेस्क पर रखे कागजों की हल्की सरसराहट और मेरी खुद की कांपती सांसें एक तरह का मंत्र बन गई थी। एक याद दिला रही थी कि मैं अभी भी यहां हूं, अभी भी टिका हुआ हूं। 4:30 मैं उठा और डेस्क के पीछे इधर उधर टहलने लगा। गर्म रहने के लिए अपने हाथ रगड़ने लगा। कमरे की हवा और ठंडी लग रही थी। हॉलवे की परछाइयां और लंबी हो रही थी, लेकिन मेरा ध्यान आने वाली सुबह पर था। मैंने खुद से कहा, बस थोड़ी देर और टिका रहे। आखिरकार सुबह के 5 बज गए। अब सिर्फ 1 घंटा बाकी था। मैंने हल्की सी राहत की सांस छोड़ी, लेकिन फिर मैंने हवा में बदलाव महसूस किया। कमरे में एक अनकही तनाव की परत थी, जैसे धुंध उतर रही हो। मैंने हॉलवे की तरफ सर मोड़ा और मेरा पेट डर से मरोड़ उठा। पहले तो हल्की सी परछाइयां हिली और फिर वो सब बाहर आ गए। हॉलवे धुंधली रोशनी में खड़े सायों से भर गया था। पुरुष, महिलाएं, बच्चे सब एक साथ खड़े थे, मेरी तरफ मुड़े हुए थे, पर बिल्कुल स्थिर थे। नियम नंबर 1 याद आते ही मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। अगर हॉलवे में हम में से कोई दिखे तो ध्यान मत देना। हम वहां किसी वजह से होते हैं और उसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मैंने अपनी आंखें उनसे हटा ली, सीधे डेस्क पर टिकाई, उन्हें देखने से पूरी तरह इनकार कर दिया। मेरे हाथ काउंटर के किनारे पर कस गए, उंगलियों के पोर सफेद पड़ गए। मैं उनकी मौजूदगी महसूस कर सकता था। एक घुटन भरा बोझ
मेरे ऊपर दबता जा रहा था, मानो वो मुझे नियम तोड़ने के लिए, उन्हें देखने के लिए मजबूर कर रहे हों, उनकी मौजूदगी मानने के लिए मजबूर कर रहे हों। सेकंड्स घंटों जैसे लग रहे थे। उनकी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। मेरा दिमाग चीख रहा था, यहां से भाग या उन्हें देख, कुछ तो कर। लेकिन मैं वहीं स्थिर रहा, उम्मीद करता रहा कि यह वक्त भी निकल जाएगा। लेकिन तभी उनमें से एक आगे बढ़ा। यह मैंने देखा नहीं, पर महसूस किया। मेरी नजर के किनारे ने उसकी हल्की सी हरकत पकड़ी। एक साया मेरी तरफ खिसका। मेरी छाती कस गई। फेफड़े पूरी तरह भरने से इनकार कर रहे थे। मैंने आंखें कसकर बंद कर ली। मेरा दिल कानों में धड़क रहा था। शरीर की हर मांसपेशी तन गई थी। फिर मैंने एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनी, जैसे हवा में पत्ते हिल रहे हों। वो ठीक मेरे पीछे था। फिर उसने फुसफुसा कर कहा, हमें देखो, देखो, ऐसे अनदेखा मत करो। लेकिन नियम साफ था, उनको इग्नोर करना है। लेकिन उन्हें देखने की इच्छा मुझे खा रही थी। वो फुसफुसाहट जारी रही, मेरे चारों ओर घूमती ठंडी हवा की तरह मुझे छूती रही। कई आवाजें एक साथ मिलकर एक भूतिया गूंज बन गई। मैंने घड़ी की टिक टिक पर ध्यान जमाकर उन आवाजों को इग्नोर करने की कोशिश की। मुझे बस 1 घंटा और शांत रहना था। और फिर वो फुसफुसाहटें धीरे धीरे कम हो गईं। मैंने हिम्मत करके थोड़ी सी आंखें खोली। हॉलवे फिर से खाली था। मैंने रुकी हुई सांस छोड़ी। राहत की एक लहर मेरे ऊपर से गुजरी। मैंने ये भी पार कर लिया था। मैंने घड़ी देखी, 5:50 हो रहे थे। सिर्फ 10 मिनट और। मेरी नजर आईने की ओर गई और मेरी खुद की परछाई दिखी। मैं बहुत थका हुआ लग रहा था। आंखें लाल हो गई थी, बाल बिखरे हुए थे। लेकिन मेरी नजर में उम्मीद की एक चिंगारी थी कि मैं बस बचने ही वाला हूं। 10 मिनट बाद मैं फ्री हो जाऊंगा। और आखिरकार घड़ी ने 6 बजाए। कांच के दरवाजों से हल्की रोशनी अंदर आने लगी। मेरे कंधों से जैसे बोझ उतर गया। कमरे में भरी घुटन अंधेरे के साथ ही गायब होने लगी। मैं हिलते पैरों से उठा और गहरी कांपती सांस ली। वो सब कुछ खत्म हो गया था। मैंने वो भयानक रात काट ली थी। मैं कांच के दरवाजों की तरफ गया, उन्हें खोला और सुबह की ठंडी हवा को अंदर आने दिया। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी दूसरी दुनिया में कदम रखने वाला था। मोटेल का पार्किंग लॉट उगते सूरज की नरम रोशनी में नहाया हुआ था। पंछी चहचहा रहे थे। सुबह की धुंध जमीन से उठ रही थी। मैंने आखिरी बार पीछे देखा। लॉबी खाली थी। वो बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी, जैसे रात की वो सारी भयानक घटनाएं कभी हुई ही नहीं थी। मैंने काउंटर के पीछे से अपनी जैकेट उठाई और बाहर निकला और दरवाजा अपने पीछे बंद होने दिया। चेहरे पर सूरज की गर्माहट महसूस करते हुए मैं कार की तरफ चला। रात की ठंड शरीर से निकलती हुई महसूस हुई। मैं ड्राइविंग सीट पर बैठा, इंजन स्टार्ट किया और आखिरी बार मोटेल की तरफ देखा। एक पल को लगा किसी खिड़की में एक साया खड़ा है, मुझे देख रहा है। मैंने पलक झपकाई और वो गायब हो गया। मैंने सर हिलाया, कार मोड़ी और वहां से निकल गया। मोटेल रियर व्यू मिरर में छोटा होता गया और मैंने एक कांपती हुई हंसी छोड़ी। मैंने वो रात काट ली थी, लेकिन अब एक बात साफ थी, मैं अब उस मोटेल में कभी वापस नहीं जाऊंगा।